हेलो बच्चों, देवगंगा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्थिर वैद्युतिकी का अगला भाग। तो ये भाग पढ़ने से पहले अपन बात कर लेते हैं इससे पहले वाले भाग की। तो पहले वाले भाग के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था बताइए? विद्युत द्विध्रुव पढ़ लिया था, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ लिया था, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अपन ने पढ़ ली थी। और लास्ट में बोला था अपन ने कि अगले लेक्चर के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। याद है ना? तो चलिए अपन पढ़ते हैं आज विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर आप लोगों ने पहला वाला लेक्चर नहीं पढ़ा तो आप फटाफट से जाइए और उसको जाके पढ़िए, फिर बाद में ये चैप्टर इस लेक्चर को पढ़िए और आपको बहुत इजीली, बहुत आसान तरीके से वो चीजें समझ में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भाई यहां पे जो एक निरक्ष नाम लिखा है ना मैंने, ये निरक्ष, ये जो है ना, ये क्या है? इसको विषुवतीय भी बोला जाता है। विषुवतीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद रह जाएगी ना बात। कई बार ऐसा इसको बोल दिया जाता है कि भाई विषुवतीय रेखा पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, तो अलग नहीं है, वो निरक्ष पर ही पूछ रहा है ना। तो कंफ्यूज करने के लिए कई बार पूछ लेता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लिया आपके पास में, और ये जो डेरिवेशन है, ये बड़ी डेरिवेशन है इस चैप्टर के अंदर। तो ये जो डेरिवेशन है बहुत बार पूछी जाती है बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से। तो बहुत इजी है, लेकिन बहुत आसान है। बड़ी चीजें आसान ही होती हैं, तो अपन इसको पढ़ लेते हैं। तो मान लिया आपके पास में एक द्विध्रुव है, ये रहा द्विध्रुव है। द्विध्रुव अपन जानते हैं ना, दो समान परिमाण के आवेश जब अल्पांश दूरी पर रखे हो तो बनाई गई यही संरचना क्या कहलाती है? विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। तो यहां पे आपके पास में एक आवेश तो ले लिया -q और एक ले लिया +q, और ये एक था मिड पॉइंट O, ठीक है। इससे r दूरी पर पहले तो अपन ने निकाला था अक्षीय रेखा पे जो ये इधर थी, अब अपन निकाल रहे हैं निरक्ष पर। तो r दूरी पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो मान लेते हैं कि ये रहा पॉइंट निरक्ष वाला, तो यहां पे अपने को इस पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, जो कि मिड पॉइंट से r दूरी पर है। मिड पॉइंट से है, और ये दूरी अपन जानते थे कि ये कितनी होगी फिर a, और ये भी कितनी बच गई a, क्योंकि द्विध्रुव के मध्य की दूरी अपन ने मानी थी, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी मानी थी? 2a मान ली थी। तो यहां पे अपन ले लेते हैं a पॉइंट, यहां पे ले लेते हैं अपन b पॉइंट। स्टार्ट करते हैं बिंदु p पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए अपन ने क्या बोला था कि जहां पे भी आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, वहां पे अपन एज्यूम कर लेते हैं कि वहां पर कोई धनात्मक आवेश है, ठीक है। तो यहां पे अपन ने एज्यूम कर लिया कि यहां पे कोई धनात्मक आवेश स्थित है, Q0 स्थित है, Q मान लिया। तो अब ये जो -q आवेश है, इस +q को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो यहां पे ये इसको आकर्षित करता है ऐसे। तो इस साइड में इसने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगाई है, वो है आपके पास में E1, और ये कोण है थीटा। तो अपन जानते हैं कि ये इस दिशा में लग रही है, तो इसके घटक बनेंगे। अरे खुद देखो आप, x और y दोनों में गति कर रहा है, तो घटक तो बनना लाजमी है। तो यहां पे आपके पास में एक घटक तो ये बनेगा, और ये थीटा है, तो ये तो भैया कितना होगा? थीटा ही तो होगा। z बन रहा है, देखो यहाँ पे z बन रहा है, तो z बनता है तो क्या होता है? थीटा होता है। एकांतर कोण होते हैं तो आपके पास में बराबर है। तो यहां पे कितना आएगा फिर? E1 cos थीटा। और ये घटक कितना बनेगा बोलो फिर? E1 sin थीटा। तो ये आपके पास में बन गया, ठीक है। तो अब इसी प्रकार से पहले में अपन डायग्राम बना लेते हैं इसको समझने के लिए। ऐसे ही अपन क्या करते हैं कि भाई यहां पे +q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे, तो डायरेक्शन तो वैसे ही निकालेंगे क्योंकि यहां पे भी धनात्मक है और यहां पे भी क्या है? धनात्मक। तो ये इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा, इस साइड में, इस साइड में ये प्रतिकर्षित करेगा, जो कि आया E2। कितना निकल के आया? E2। और ये कितना है? थीटा है। तो ये भी कितना होगा बोलो? थीटा ही तो होगा। अब इसका जो घटक प्राप्त होगा, इसके भी दो घटक प्राप्त होंगे, एक तो इधर वाला होगा, ये वाला तो कितना होगा?
E2 cos थीटा, और ये वाला घटक कितना होगा E2 sin थीटा। कोई दिक्कत? नो दिक्कत है ना। तो यहां पे अपन ने देख लिया, और यहां से ये दूरी मैंने मान ली L, और ये दूरी भी कितनी मान ली L मान ली, क्योंकि R तो अपन पहले ही इसको मान चुके हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं पहले तो माइनस क्यू के कारण, पहले तो अपन माइनस क्यू के कारण यहां पे तीव्रता निकालेंगे, है ना। तो माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण P पर तीव्रता कितनी आएगी बोलूं? E1 आएगी। E1 कितनी आएगी आपके पास में? KQ अपॉन में L स्क्वायर, और जिसकी डायरेक्शन होगी ये वाली। बोलो आएगा या नहीं आएगा? E1 बराबर KQ बट्टे L स्क्वायर। माइनस है तो माइनस की वजह से तो अपन ने इसकी दिशा दर्शा दी है। इसी प्रकार से अगर अपन प्लस Q के कारण निकालेंगे, Q के कारण, प्लस Q के कारण P पर तीव्रता कितनी आएगी बोलो? E2 बराबर कितना आएगा? KQ अपॉन में L स्क्वायर, सेम टू सेम। देखो यहां पे ये दूरी भी कितनी है, बस इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, जिसको अपन ने अभी सॉल्व कर देंगे। तो अपन ने एक चीज तो देख ली है कि भाई यहां पे है ना E1 का जो परिमाण है वो E2 के परिमाण के बराबर है। देखो जितना E1 निकल के आया उतना ही तो क्या निकल के आया आपके पास में? E2 निकल के आया, तो दोनों का परिमाण क्या है? बराबर है। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं ना कि भाई यहां पे अपन अब इस डायग्राम पे आते हैं, तो ये डायग्राम के अंदर अपने पास में अपन देख पा रहे हैं कि जो E1 sin थीटा तो नीचे लग रहा है और E2 sin थीटा क्या लग रहा है? ऊपर लग रहा है। तो E1 और E2 बराबर, तो E2 sin थीटा ऊपर, E1 sin थीटा नीचे, तो समान परिमाण व विपरीत दिशा में है। ये दोनों क्या है? समान परिमाण है दोनों का, और विपरीत दिशा में है। तो हम लिखेंगे E1 sin थीटा व E2 sin थीटा समान परिमाण व विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। ठीक है? अरे ठीक है ना। तो देखो आप E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक निरस्त कर दिए। अब यहां पे जो आपके पास में इधर जो बचा है ना, इधर कौन सा बचा है? एक तो E1 cos थीटा है और E2 cos थीटा है। इसका मतलब जो जबकि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों एक ही दिशा में है, तथा E1 cos थीटा व E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं। अरे जुड़ेंगे ना, एक ही दिशा में जा रहे हैं तो जुड़ेंगे ही सदिश, आपस में जुड़े जाते हैं। ठीक है? अतः P पर परिणामी तीव्रता जो P पर रिजल्टेंट तीव्रता कितनी आएगी? जो कितना आएगा? दोनों एक ही दिशा में है, तो मैं ऐसा लिखूंगा EP बराबर कितना लिखेंगे? E1 cos थीटा प्लस का E2 cos थीटा। लिख सकते हैं ना, दोनों एक ही दिशा में है तो जोड़ दिया अपन ने। अब यहां पे E1 और E2 तो बराबर है, तो यहां पे मैं सीधा लिख सकता हूं EP बराबर 2E1 cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो E1 और E2 बराबर है, तुम चाहो तो 2E2 cos थीटा लिख दो, कोई परेशानी वाली बात नहीं। ठीक है? तो यहां से अपन ने ये लिखा। अब E1 का मान तो मैंने निकाल रखा है जो कि है KQ बट्टे L स्क्वायर, तो मान रख देता हूं मैं EP बराबर, ये लिखा अपन ने 2, E1 का मान कितना है? KQ बट्टे L स्क्वायर, इंटू में cos थीटा क्या है? आधार बट्टे
देखो cos थीटा कितना है आपके पास में, ये थीटा है तो आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, तो यहां पे तो आधार कितना है a है और ये लंबाई कितनी है l है, कर्ण कितना है l है, तो यहां पे मैं इसको ऐसा लिख पाऊंगा a बट्टे l, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं है ना। तो यहां से अपन ने ये लिखा, तो EP का जो मान निकल के आया आपके पास में कितना आया। अब यहां से एक चीज और बन के आ रही है मेरे पास में, क्या बन के आ रहा है बताएं आप, बोलो, द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा याद है क्या। तो P बराबर क्या था आपके पास में, P बराबर Q गुणा 2A, एक द्विध्रुव है कि कोई एक आवेश का परिमाण व बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहां पे देखो आप Q ये रहा, 2 ये रहा, 2A ये रहा, तो कितना लिख दूं मैं, P लिख दूं यहां पे। तो EP बराबर कितना आएगा, KP अपॉन में L क्यूब। यहां तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि L क्यूब का मान मुझे निकालना है। L क्यूब का मान निकाल के अगर मैं इसके अंदर रख दूं तो अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने पास में L दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ क्या है R, इससे R दूरी पे दे रखा है, तो अपने को आंसर चाहिए ना, वो किसकी फॉर्म में चाहिए, R आना चाहिए, कोई भी सूत्र आएगा तो उसमें R आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अगले आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पे तुम इससे देखोगे, यहां से आप देखो तो L तो क्या है, कर्ण है, और ये क्या है, A है, और ये क्या है आपके पास में लंब है। R लंब है, A आधार है, और L क्या है आपके पास में कर्ण है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि भाई जो L स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम यही तो बताती है, आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर। तो ये अपन ने लिखा। अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं, L स्क्वायर बराबर, इसको ऐसा लिख दें अपन, इसको ऐसा लिख दें अपन, L बराबर A स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर की पावर 1/2, अंडर रूट जाएगा इधर, तो अंडर रूट को हटाएंगे तो कितना बनेगा, 1/2, और अपने को मान किसका निकालना, L क्यूब का। तो यहां पे L क्यूब का मान मैं निकालूंगा, तो L क्यूब का जो मान निकल के आएगा ना, वो आएगा A स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर की पावर 3/2, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहां से अपन ने अब क्या करेंगे, मान रख देंगे, किसमें मान रखेंगे, समीकरण 1 में, या फिर उससे पहले वाला जो समीकरण था, ये जो समीकरण 1 है KP अपॉन में L क्यूब, यहां पे L क्यूब का मान अपन रख देंगे। तो यहां से मान रख देते हैं अपन, तो मान रखने पर तो मान रखेंगे अपन यहां पे, तो EP बराबर कितना आएगा, KP अपॉन में L क्यूब का मान A स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर की पावर 3/2, ऐसा अपन इसको रख दिया है। अब अपन क्या करते हैं कि भाई यहां से R स्क्वायर कॉमन लेंगे, जैसा कि अपन करते हैं, तो R अपन कॉमन लेते हैं, तो यहां पे बन के आया आपके पास में KP, है ना, KP अपॉन में R कॉमन लेंगे तो R स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो R स्क्वायर की पावर कितना आएगा, 3/2, तो R स्क्वायर की पावर 3/2 बाहर निकल के आएगा, यहां पे आएगा A स्क्वायर बट्टे R स्क्वायर प्लस का 1 की पावर 3/2। बोलो बात समझ में आई क्या बोला अपन ने, भाई यहां से R स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो R स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये जो पावर लग रही है वो भी तो साथ में आएगा, तो 2 से तो 2 गया आपके पास में, और यहां पे बच गया ये कंडीशन, EP बराबर क्या बचा है, KP अपॉन में R क्यूब, और ये आया A स्क्वायर प्लस अपॉन में R स्क्वायर प्लस का 1 की पावर 3/2, ऐसा प्राप्त हुआ है आपके पास में। अब वापस क्या लगेंगे, कंडीशन लगाते हैं, अदरवाइज फॉर्मूला ये राइट है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंडीशन लगाते हैं, यदि R का मान बहुत बड़ा हो A से, तो A स्क्वायर बट्टे R स्क्वायर कितना होगा, लगभग 0 होगा। तो A स्क्वायर बट्टे R स्क्वायर 0 हुआ, तो EP का जो मान प्राप्त हुआ वो कितना हुआ, KP अपॉन में, यहां पे 1 की पावर 3/2, तो कितना बनेगा, 1 ही बनेगा, तो ये कितना बचा, KP बट्टे R क्यूब, ये मान इसका प्राप्त हुआ है। अगर अपन इसका सदिश रूप लिखते हैं, सदिश रूप अपन लिखेंगे, सदिश रूप लिखेंगे यानी कि दोनों साइड अपने पास में क्या आना चाहिए, सदिश आना चाहिए, तो ये सदिश, और यहां पे लिखेंगे माइनस का KP अपॉन में R क्यूब। देखो भाई यहां तो माइनस, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसे आया है माइनस, तो यहां पे EP बराबर KP,
पी के ऊपर क्या लगेगा, सदिश लगेगा, यहाँ पे ई के ऊपर सदिश लगेगा। लेकिन यहाँ पे माइनस क्यों आ गया है, आप यहाँ पे गौर से देखोगे ना, यहाँ पे देखोगे कि तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा तो निकल के आ रही है इधर ई की दिशा, और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कितनी थी, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर इस साइड में है। तो कहने का मतलब एक दूसरे के विपरीत है, तो इस वजह से मैंने यहां पे क्या रख दिया है, माइनस को रख दिया है। तो ये आया माइनस का केपी अपॉन में आर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहां से अपन ने क्या कर लिया भाई, यहां पे अपन एक बात और देख रहे हैं कि अक्षीय पे जो निकल के आया था ना आपके पास में, अक्षीय पे कितना था कि ईपी बराबर जो निकल के आया था 2kp अपॉन में आर क्यूब था, और जबकि ये केपी अपॉन में आर क्यूब, कहने का मतलब द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय रेखा की अपेक्षा डबल होती है, 2 गुना होती है। देख लो आप, फॉर्मूला बता रहा, मैं नहीं बता रहा, ये बात फॉर्मूला ही तो बता रहा आपको, तो ये बात अपने को समझ में आ जाती है। ठीक है ना, आसान है ना, बहुत अच्छी डेरिवेशन है, काफी अच्छी डेरिवेशन है, और ये बोर्ड के अंदर काफी आपके टेस्ट वगैरह में तो बहुत बार पूछी जाएगी, और बोर्ड के अंदर भी काफी बार ये पूछी जाती है। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, 1-2 न्यूमेरिकल और कर लेते हैं इसके ऊपर, तब अपन बढ़ते हैं आगे की ओर। एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, एक क्वेश्चन लिया कि एक द्विध्रुव है, एक द्विध्रुव है और जिनके बीच की दूरी है 1 एंगस्ट्रॉम, यहां पे है 2 माइक्रोकूलम माइनस का, और यहां पे है प्लस का 2 माइक्रोकूलम, और ये है मिड पॉइंट। क्या है, मिड पॉइंट। ऐसा बोला गया कि मिड पॉइंट से अगर आर बराबर कितना हो, 10 सेंटीमीटर हो, 10 सेंटीमीटर हो, है ना, और तो अक्षीय पर, अक्षीय रेखा पर वह निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात E का मान ज्ञात कीजिए। दोनों बिंदुओं पे ज्ञात करना है। पहले तो आपको ये देखना है कि भाई ये फॉर्मूला जो आपके पास में अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आ रहा था, वो अपन देखते हैं कि भाई अक्षीय रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आया था, अक्षीय रेखा पर कितना आया था, E बराबर 2kp अपॉन में आर क्यूब। लेकिन ये फॉर्मूला कब वैलिड था, जब आर का मान बहुत बड़ा हो, ए से तभी वैलिड है। आर का मान क्या हो, बहुत बड़ा हो, ए से तभी ये वैलिड है। तो देखो आर का मान तो 10 सेंटीमीटर और ए का मान बहुत छोटा है, एंगस्ट्रॉम कोटि का है, 10 की घात माइनस का, तो इसलिए आर का मान काफी बड़ा है। तो यानी कि ये फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूं। और यहां पे अपन लिखेंगे जो दिया हुआ है, तो आवेश दे रखा आपको कितना, 2 माइक्रोकूलम, तो 2 गुणा 10 की घात माइनस का 6, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहां पे अगर ये अपन ने देख लिया कूलम, और यहां पे जो बीच की दूरी है यानी कि 2a का भी मान दे रखा है आपको, 2a का मान कितना है, 1 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 10 की घात माइनस का 10 मीटर, 10 की घात माइनस का 10 मीटर। और आर का मान भी दे रखा है, आर का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, मान रखेंगे, तो सेंटीमीटर को चेंज करेंगे ना अपन, तो 10 की घात माइनस का 1 मीटर बनेगा। तो मान रख देते हैं अपन समीकरण नंबर 1 में। पहले तो अपन P का मान निकाल लेते हैं, P का मान निकालेंगे अपन, तो P बराबर तो कितना होता है, Q गुणा 2a, Q तो ये रहा 2 गुणा 10 की घात माइनस का 6, और 2a का मान 10 की घात माइनस का 10 मीटर। तो यहां से जो निकल के आया वो निकल के आएगा 2 गुणा 10 की घात माइनस का 16 कूलम इनटू में मीटर। तो P भी अपन ने निकाल लिया है। अब अपन क्या करते हैं, इस समीकरण के अंदर, समीकरण नंबर 1 के अंदर क्या रखेंगे, मान रख देंगे। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 के अंदर मान रखेंगे तो कितना आएगा, E बराबर कितना है आपके पास में 2, K का मान कितना है 9 गुणा 10 की घात 9, ये तो बात जानते हैं ना अपन। तो 9 गुणा 10 की घात 9 प्राप्त हुआ, और P का मान अपन ने निकाल लिया है, कितना है 2 गुणा 10 की घात माइनस का 16 है, बट्टे अपने पास में जो R है, R का मान कितना है आपके पास में 2kp अपॉन में R क्यूब। R का मान कितना है 10 की घात माइनस 1, तो 10 की घात माइनस 1 का क्यूब करेंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं अपन यहां पे। तो E का मान प्राप्त होगा ना, तो यहां से करते हैं अपन 4 या 36 गुणा
ये ऊपर जाएगा 10 की घात -3, तो ऊपर जाके कितना बनेगा प्लस का 3, तो ये 12 और ये -16, तो 10 की घात -4 न्यूटन अपॉन में कूलॉम ये मान बनेगा। इतना मान इसका प्राप्त होगा। अगर अपन चाहें तो दूसरा है निरक्ष पर। निरक्ष पर तो मुझे सीधा मालूम है कि कितना होता है फॉर्मूला, ईपी बराबर केपी अपॉन में आर क्यूब, जो कि इसका आधा होना है, तो 2 का भाग दे दूंगा। आपको 2 का भाग नहीं देना है, आपको तो फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करके ही निकालना पड़ेगा। मार्क्स पूरे चाहिए ना, तो पूरे चाहिए तो अपने को पूरा करना पड़ेगा। यहां पे अपन शॉर्टकट यूज कर लेते हैं। आप इसका मान रख के सीधा आप लिख सकते हैं ईपी बराबर कितना आएगा, 2 का भाग देंगे तो 18 गुणा 10 की घात -4 न्यूटन बट्टे कूलॉम। यहां पे इसका मान प्राप्त हो जाता है। तो अक्षीय रेखा पे भी अपन ने निकाल लिया और निरक्षीय रेखा पे भी अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली। लेकिन आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि आर का मान जो है ना ए के मान से काफी बड़ा है या नहीं है, तभी जाके अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, है ना, इसी के ऊपर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है आपके पास में, ऐसे बोला गया है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही। भाई आपके पास में क्या है कि एक आवेश है, यहां पे दूसरा आवेश है, इसका मान है -10 की घात 8 कूलॉम और ये है 10 की घात -8 कूलॉम। और यहां पे मिड पॉइंट है ए, ये ए पॉइंट है। और ये जो बीच की दूरी है ना, इसके बीच की दूरी ये है 0.05 मीटर। यहां पे भी ये जो बीच की दूरी है ये कितनी है, 0.05 मीटर। ठीक है, एक तो ये, और एक पॉइंट यहां पे दिया गया है बी पर, ये पॉइंट है बी। ठीक है, और इससे ये जो दूरी दी है ना इस पॉइंट से, ये तो ए मान लेता हूं और ये बी मान लेता हूं। बी से, सॉरी इसको मैं मान लेता हूं ए, डी मान लेता हूं। ठीक है, डी, तो डी से इसकी जो दूरी है ना वो भी कितनी है, 0.05 मीटर। ठीक है, और ऐसे ही एक और बिंदु है सी, यहां पे है सी, तो सी से ये जो दूरी दे रखी है, इस ए की दूरी दे रखी है 0.1 मीटर, और ये जो बी डी है इसकी भी दूरी दे रखी है 0.1 मीटर। आपको ये बताना है कि ए पर, बी पर, सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करो। ज्ञात करो, ए पर ज्ञात करना, बी पर ज्ञात करना, सी पर ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। ठीक है, बात कर देते हैं भाई, कोई परेशानी वाली बात है नहीं आपको। अब कई लोग इसके अंदर द्विध्रुव वाला 2kp या फिर kp अपॉन में r क्यूब लगा देंगे अक्षीय और निरक्षीय वाले के लिए, लेकिन ऐसा लगेगा नहीं। खुद देखो आप, पहले तो आपको यहां पे ज्ञात करना है, फिर यहां पे ज्ञात करना है, तो यहां पे भी आप 2kp अपॉन में r क्यूब नहीं लगा सकते, क्योंकि यहां पे जो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 0.1 मीटर, और यहां पे ये जो दूरी है ये कितनी है, r 0.1 मीटर, यानी कि बहुत बड़ी तो नहीं है। अरे नहीं है ना, ऐसे बहुत बड़ा तो बराबर सही है या फिर आधा हो जाएगा, तो भी अपन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं मान सकते, नगण्य अपन नहीं मान सकते। देखिए वापस देखें भाई, यहां पे ए और बी के जो बीच की दूरी है ना वो कितनी निकल के आई है, 0.1 मीटर, और मिड पॉइंट से यहां से ये जो दूरी है ये भी कितनी है, 0.1 मीटर। तो इससे बहुत ज्यादा बड़ी थोड़ी ना है, ए से भी बड़ा नहीं है ना, ए से तो क्या है, डबल ही है, और बहुत ज्यादा बड़ा अपन नहीं बोल सकते, नगण्य नहीं बोल सकते, इस वजह से वो फॉर्मूला तो यहां पे क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब अपने को वापस बेसिक से चालू करना पड़ेगा। पहले तो अपने को ए पर, ए के कारण ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ेगी, उसी तरीके से जैसे कि अपन ने पहले किया था। पहले क्या किया था, जहां पे भी आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना होता है वहां पे अपन क्या करते हैं, कोई धनात्मक आवेश मान लेते हैं जहां पे अपने को करना है। तो यहां पे मैं कोई धनात्मक आवेश मानूंगा इस जगह पे। ठीक है, बात समझ में आई ना। यहां पे द्विध्रुव वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, आर का मान बड़ा नहीं है ऐसे, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है ऐसे, इस वजह से वो कॉन्सेप्ट नहीं लगना है। तो पहले तो मैं निकालूंगा -10 की घात -8 के कारण P पर A पर तीव्रता, इसके कारण मैं निकाल रहा हूं यहां पे, जो कि ले ली मैंने E1। अब इसकी दिशा किधर होगी, ये माइनस है, और जहां पे भी तीव्रता निकालनी होती है वहां पे अपन क्या मान लेते हैं, धनात्मक। तो ये तो क्या करेगा, इसको आकर्षित ही तो करेगा, तो ये आया E1A, बोल देता हूं इसको, ए पर फर्स्ट के कारण लगने वाली तीव्रता, तो E1A नाम दिया अपन ने। कितना आएगा बोलो इसके कारण, फॉर्मूला कितना होता है, KQ बट्टे R स्क्वायर, तो ये आया KQ बट्टे
आर स्क्वायर में अप्लाई करूंगा तो के का मान तो कितना होता है 9 गुणा 10 की घात 9 गुना यहां पे क्यू का मान कितना है 10 की घात माइनस का 8, दिशा मैंने ये दर्शा दी है तो कितना हुआ 10 की घात माइनस का 8 बट्टे में आर क्यूब कितना आएगा 0.05 का क्यूब। ठीक है, तो यहां से अपन इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखो आप, ये तो कितना बचा 10 की घात प्लस का 9 है और ये 10 की घात कितना -8, तो कितना बच गया 90 और यहां पे इसका क्यूब करेंगे 0.05 गुणा नहीं सॉरी स्क्वायर है ना, सॉरी स्क्वायर है ना, क्यूब तो उसमें लगता था। हाँ, तो इसका करेंगे अपन तो कितना आएगा 0.0025। अगर मैं पॉइंट हटाता हूं तो यहां से आएगा 10 की घात माइनस का 4 और ये ऊपर चला जाएगा तो यहां से मैं इसको सॉल्व करूंगा ना तो ये आएगा आपके पास में 90 गुणा 10 की घात 4 बट्टे 25। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, 90 के अंदर 25 का भाग नहीं जा रहा है तो अपन इसको ऐसा लिख देते हैं, एक जीरो यहां पे दे देते हैं तो ये तो आया 900 गुणा 10 की घात 3 बट्टे 25। अब 900 है यानी कि 9 गुणा 100 में तो भाग जाता ही है ना, कितनी बार जाता है 4 बार जाता है तो यहां पे 9 चौके 36 गुणा 10 की घात 36 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन बट्टे कूलम, लेकिन माइनस का आई दिशा में अपन दर्शा सकते हैं इस दिशा में प्राप्त हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहां पे अपने पास में ये मान प्राप्त हुआ पहले के कारण। इसी प्रकार से अगर मैं निकालूंगा, ये तो अपन ने किसके कारण निकाला है इसके कारण, अब इसके कारण भी तो निकालेंगे तो ये आएगा आपके पास में 10 की घात माइनस का 8 के कारण ए पर तीव्रता, तो यहां पे आप पाओगे ना तो ये आएगी आपके पास में E1 E2A, दूसरे के कारण निकाल रहे हैं जो कि आएगा KQ बट्टे R स्क्वायर। और यहां पे हम देखेंगे कि भाई ये धनात्मक है और यहां पे भी अपन ने क्या माना है धनात्मक ही तो माना है, तो यहां पे ये धनात्मक इस धनात्मक को क्या करेगा प्रतिकर्षित, अरे क्या कर देगा, देखो ये धनात्मक है और ये भी धनात्मक है तो ये इधर प्रतिकर्षित करेगा तो E2A की डायरेक्शन तो यही आने वाली है ना, तो यहां पे आएगा तो K का मान 9 गुणा 10 की घात 9, Q का मान कितना है 10 की घात माइनस का 8 बट्टे R का मान कितना है वही है 0.05 का होल स्क्वायर, यानी कि आंसर वही आएगा आपके पास में E2A बराबर कितना आया माइनस का 36 ऐसा लिख लेता हूं कितना आया था, हाँ 36 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन बट्टे कूलम और माइनस का I कैप, तो टोटल कितना आया, दोनों एक ही दिशा में है तो जुड़ जाएंगे तो 36 प्लस का 36 कितना हुआ 72 गुणा 10 की घात 3 और माइनस का I कैप होगा न्यूटन बट्टे कूलम। तो ये आपके पास में A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसी प्रकार से मुझे B पर निकालनी है, B पर पहले तो मैं वापस यही -10 की घात इसके कारण मैं यहां पे निकालूंगा तो मुझे प्राप्त होगी E1B, कितना प्राप्त होगा E1B जो कि कितना आएगा KQ बट्टे R स्क्वायर, KQ बट्टे R स्क्वायर और K का मान 9 गुणा 10 की घात 9। पहले अपन देख लेते हैं कि भाई यहां पे माइनस है और यहां पे B पर क्या है माना है अपन ने प्लस, क्योंकि जहां पे भी अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करते हैं, जहां पे भी अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे तो वहां पे अपन क्या मान लेते भैया, मान लेते हैं कि कोई वहां पे धनात्मक आवेश है तो यहां पे ऋणात्मक और यहां पे क्या धनात्मक, तो ये इसको क्या करेगा आकर्षित, तो इधर आएगा भैया E1B, तो इधर ही आएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो E1B आया तो निकाल लूंगा और R इस बार चेंज हो जाएगा, देखो R कितना होगा इसके और इसके बीच की दूरी 0.05 प्लस 0.05 प्लस 0.05 यानी कि 0.15, तो ये आया K का मान और Q का मान अपन जानते ही हैं 10 की घात माइनस का 8 है बट्टे 0.15 का होल स्क्वायर। अपन इसको सॉल्व करते हैं तो यहां पे तो ऊपर बनता है 90 और यहां पे 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, कहने का मतलब 0.2225 सॉरी 0.0225 यही होगा ना,
0.0225 ये आएगा। अगर मैं पॉइंट हटा दूंगा तो ऊपर कितना आएगा 10 की घात प्लस का 4। वापस इसको मैं क्या कर देता हूं, ऐसा कर देता हूं 900 गुणा 10 की घात 3 बट्टे 225। 225 का भाग जाता है 900 में, 225 गुणा 4 900 बनता है, तो ये बनेगा 4, तो ये आएगा 4। तो कितना आया 4 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन बट्टे कूलम, लेकिन दिशा माइनस का आई कैप इस दिशा में लग रही है, और लग रहा है ना इस दिशा में। चलिए कोई बात नहीं, अब मुझे निकालना है E2B, इसके कारण यहां पे, तो यहां पे तो धनात्मक है और यहां पे भी क्या है आपके पास में धनात्मक ही तो है। देखो यहां पे अपन ने धनात्मक है और यहां पे अपन ने माना है धनात्मक, तो यहां पे जो बल लगेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी E2B इस साइड में, इस दिशा में लगेगी। तो यहां पे मैं निकालूंगा तो क्या आएगा, इस बार की बीच की दूरी कितनी है 0.05, ये देखो यहां से ये दूरी 0.05 है। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट के अंदर। फॉर्मूला जो बनेगा आपके पास में, जो बनेगा E2B जो बनेगा वो कितना आएगा KQ बट्टे R स्क्वायर। तो K का मान 9 गुणा 10 की घात 9, Q का मान 10 की घात माइनस का 8 बट्टे R का मान 0.05 का स्क्वायर। ये तो जाना पहचाना लग रहा है। E2B बराबर कितना आया था, याद तो मुझे भी नहीं है, देख लेते हैं क्या कहता है, कितना आया था भाई यहाँ पे, हाँ 36 गुणा 10 की घात माइनस का 3 है ना। तो 36 गुणा 10 की घात प्लस का 3 न्यूटन बट्टे कूलम, और इस बार दिशा आ रही है इस दिशा में, तो ये आई। तो अब परिणामी B पर कितना आएगा, 36 तो आपके पास में इस दिशा में लग रहा है और 4 इस साइड में लग रहा है। 36 तो इस साइड में और 4 इस साइड में, तो कितना आएगा E2B माइनस का E1B। एक को तो घटाना पड़ेगा अपने को, है ना, इस वाले को माइनस वाला, इसमें प्लस का है, तो कितना आएगा EB का जो मान आएगा, माइनस नहीं बोलेंगे या फिर प्लस बोल दो आप, सदिश का योगफल करेंगे तो ये कितना आएगा 36 माइनस का 4 32, 32 गुणा 10 की पावर 3 न्यूटन बट्टे कूलम, और दिशा परिणामी की आई है आई कैप डायरेक्शन के अंदर। ठीक है बात, कोई समस्या नहीं है ना। अब अपन देखते हैं कि भाई C पर निकालना अपने को, चलो यहां बना लेते हैं डायग्राम। तो ऐसे था कि भाई यहां पे ये माइनस है, माइनस का 10 की घात माइनस 8 है, और यहां पे था प्लस 10 की घात माइनस का 8। यहां पे पॉइंट है C। यहां पे देखो आप, ये तो क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा, ये इसको आकर्षित करेगा तो इस साइड में लगेगा। देखो माइनस का है तो ये इस साइड में आकर्षित करेगा। जहां पे भी आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है ना, वहां पे अपन क्या मान रहे हैं, कोई धनात्मक आवेश मान रहे हैं। तो ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक 10 की घात माइनस का 8, तो इसको आकर्षित करेगा। तो यहां पे आपके पास में तो इसके घटक बनेंगे, इसको मैं थीटा नाम दे देता हूं। इसके घटक बनेंगे, एक तो E1, ये तो आया E1 cos थीटा, ये भी थीटा, और ये बनेगा E1 sin थीटा, E1C बोल दो, E1C। ऐसे ही आपके पास में इसके कारण मैं निकालूंगा तो ये धनात्मक, ये भी धनात्मक, इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, है ना। इसका ये घटक थीटा, यहां पे ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो यहां पे क्या बनेगा E2 cos थीटा, E2C cos थीटा, और यहां पे बनेगा E2C sin थीटा। वापस वही बात कि ये और ये तो क्या आएगा आपके पास में परिमाण में समान और विपरीत दिशा में है, तो कहने का मतलब एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, और ये दोनों घटक आपस में जुड़ गए। देखो ये दोनों घटक आपस में जुड़ जाएंगे तो E का मान, जो परिणामी का जो मान आएगा, EC का मान आएगा वो कितना आएगा, E1 cos थीटा प्लस का E2 cos थीटा। अभी किया था अपन ने, इस दिशा में निकलेगा ये, है ना। तो यहां पे दोनों बराबर हैं तो EC बराबर लिखते रहा हूं मैं E1C, जो भी है आपके पास में E1C cos थीटा है, और ये आएगा E2C cos थीटा। दोनों बराबर हैं, 0.1 मीटर की दूरी पर है। तो यहां पे लिख देता हूं मैं 2E1C लिख देता हूं भले cos थीटा। तो यहां पे इसी का जो मान निकालूंगा 2 गुणा E1C KQ बट्टे R स्क्वायर, KQ बट्टे R स्क्वायर, और cos थीटा क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना है आपके पास में, ये रहा 0.05, ठीक है 0.05, और कर्ण कितना है 0.1, तो ये लिखूंगा मैं 0.05 बट्टे 0.1, काटेंगे कितना बचेगा 1 बट्टे 2, और यहां पे इसी का मान आएगा तो 2 गुणा 9
गुणा 10 की घात 9 और Q का मान कितना भैया, Q का मान जो है ना आपके पास में कितना है 10 की घात -8 है, तो यहां पे 10 की घात -8 बट्टे 2 तो ये नीचे चल ही रहा है। R का मान कितना है 0.1, 0.1 का स्क्वायर कितना आएगा 0.01, यही आएगा ना आपके पास में। तो यहां से 2 से तो 2 गया अपने घर, ये पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 10 की पावर प्लस का 2 आएगा। यहां से अब देखो आप कितना बन रहा है, इसी का जो मान बन रहा है ना वो बन रहा है 9 गुणा, यहां से मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये तो 11 बना और ये कितना बन गया 10 की घात 3 न्यूटन बट्टे कूलम। और कौन सी दिशा है इसकी, माइनस का आई कैप, इस दिशा में आया है परिणाम, इस दिशा में। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल लेते हैं। यहां पे कॉन्सेप्ट कौन सा काम करता है, बिंदु आवेश के कारण निकाला अपन ने, द्विध्रुव वाली कंडीशन बनी नहीं अपने पास में। अगर द्विध्रुव वाली कंडीशन बन जाती तो अपने को इतनी रामायण करने की जरूरत ही नहीं थी, एक साथ में सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दे। लेकिन वो कब अप्लाई होता है आपके पास में, जब आर का मान ए से बहुत बड़ा हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है ना। तो इस वजह से अपन ने पढ़ लिया है। तो यहां पे अपन ने कंप्लीट कर लिया है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद में अपन जो पढ़ेंगे ना बहुत ही इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे अपन, लेकिन यहां तक आप लोगों को ये चीजें आ जानी चाहिए। फिर बाद में अपन आगे भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालने के लिए ही कुछ अलग तरीके से यूज करेंगे अपन गॉस का नियम, जो कि अगले लेक्चर के अंदर अपन पढ़ेंगे, या फिर उससे पहले अपन विद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां तक आप लिखते रहिए, नोट करते रहिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।